नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे, एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग ने पूरा का पूरा चीज़ कवर कर लिया है। देखिए आपके जो एग्जामिनेशन है जैसे कि झारखंड सचिवालय, बिहार सचिवालय और आपके जो साथ के साथ सेंट्रल लेवल पे एसएससी का जो पेपर है सीजीएल का, ठीक है, और आप सीएचएसएल सीपीओ भी देंगे ही। तो अप टू एसएससी और जेएसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल, स्टेट जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो आपका पूरा कंटेंट मैंने दे दिया। लेकिन आज का कंटेंट खास करके अगर आप रेलवे में कभी पेपर देते हैं तो ठीक है, ये कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का सेशन। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ है, यहाँ से डायरेक्टली आपके इक्वेशन दे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए खास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आज के इस वीडियो के बाद आपका एसिड बेस जो सॉल्ट का चैप्टर है ये खत्म होता है मेरे तरफ से। अब आपके काम बचती है, मैंने पूरी कोशिश की है पूरी निचोड़ रखने की, पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि आप जब यूट्यूब पर आएंगे मंडे और ट्यूसडे को ये सेशन चलेगा एसिड बेस सॉल्ट को। आपको मैंने बताया कि हर मंडे और ट्यूसडे को जो जो टॉपिक यहाँ खत्म करेंगे एप्लीकेशन में, आपका सारा का सारा प्रैक्टिस सेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आपके जेएसएससी में, बिहार एसएससी में, रेलवे में, एसएससी में जो पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन लूंगा जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो देखिए सारा बाइलिंगुअल कंटेंट, हिंदी इंग्लिश, सारा का सारा अरेंजमेंट एकदम सिस्टमेटिक वे में। ये केवल और केवल आपको देखिए इतना जो मैंने क्वेश्चन अरेंज किया, केवल एसिड पे ही मैंने ये सारे क्वेश्चन अभी अरेंज किए, देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं, यकीन मानिए फिर आपको लगेगा कि हाँ आपने भी कुछ चीज़ें पढ़ा है और मैंने भी आपके साथ कुछ मेहनत की है। अदरवाइज देखिए कोर्सेस निकाल देना वो बड़ी बातें नहीं है, एक केवल इतना आपका एसिड, इसमें अभी और 4-5 क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, उसको भी मैं ऐड करूँगा क्योंकि मैं जब देखा अपडेटेड अभी जो एसएससी ने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे और रेलवे के ग्रुप डी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको भी मैं करा दूंगा। क्योंकि देखिए आपको मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया भाई, तो अब जब कंसेप्ट आप ले लिए तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आपने पूरा क्लासेस 8-9 क्लासेस जो हमने लिए हैं एसिड बेस सॉल्ट पे पूरा अगर शिद्दत से आपने चीज़ें की है, तब तो ये जब हम करवाएंगे यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला, ठीक है भाई। बाकी आप में से देखिए जितने लोग स्टूडेंट इनरोल किए हैं भाई, अगर ये कोर्स वाकई फ़ायदा लग रहा और वाकई आपने जो फ़ी पेमेंट किए हैं, और मैंने हमेशा कहा था कि 1 रुपये आप देंगे तो उसका 10 गुना देंगे, और आपको ऐसा लगता है कि वाकई, और साथ के साथ देखिए पूरा कंटेंट मैं पीडीएफ फॉर्मेट में चीज़ें भी डाल रहा हूँ आपके एप्लीकेशन में, जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रही है, जैसे मोशन हुआ आपका फिजिक्स में। तो बताइए फोकस स्टडी विद अभी के बारे, एप्लीकेशन के बारे बताइए, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के बारे बताइए, ताकि स्टूडेंट्स आके इनरोलमेंट कर सके। एटलीस्ट यूट्यूब पर भी देखेंगे जब ये जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा एसिड बेस सॉल्ट, तो देखिएगा मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ रिवाइज करवा दूंगा। जितने पेड के स्टूडेंट हैं, आपने जो चीज़ें पढ़ा मैं हर एक चीज़ को मैं बोलते हुए निकल जाऊँगा सारे क्वेश्चन में, तो आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आप किसी किताब को नहीं भी बनाने का आपके पास टाइम है तो ठीक है, तो जरूर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, दोस्तों को भी इंस्टॉल करवाइए, फोकस स्टडी विद अभी, जहाँ पे बहुत मिनिमम फी में, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नीड है, और जब मैं फ्री कर रहा था यूट्यूब पे तो आप लोग सपोर्ट नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है जो भी है भाई। बाकी चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट आज मैं फर्स्ट टाइम आप जितने पेड स्टूडेंट हैं मैंने आपका लिया है, बाकी इसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। मैं कभी भी पेड क्लास में तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें मैं कभी बकवास करता नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, कभी होना चाहिए, क्योंकि आज एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो रहा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा हमने ले गया इसे, काफ़ी इसमें मेहनत मैंने भी किया है। देखिए क्या आप आज हम लोग पढ़ेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखिएगा। आज मैं शायद हो सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद भी मैं कुछ और कंटेंट दे दूंगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पर्पज से, तो देखिए जेएसएससी, बिहार सीजीएल, एसएससी के पर्पज से तो उस लेवल का है नहीं, रेलवे के पर्पज है। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं आप लोग तो पढ़ लीजिए। लेकिन देखते हैं, पहले तो इसको खत्म करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए एक एक करके सारा इक्वेशन मैंने एक जगह अरेंज कर दिया। पहले हम आपको दिखा देते कि क्या चीज़ मैंने यहाँ लिखा है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको यहाँ लिखा हुआ क्या, ठीक है भाई। फिर हम आपको इसको समझाएंगे, एक एक एग्जाम्पल देके, जितना चीज़ लिखा हुआ सबका एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है जो आपकी धातु है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो एसिड को क्या कहते हैं, अम्ल। अब इतना तो आप लोग हो गए होंगे, एसिड को अम्ल कहते हैं, क्योंकि इतना मैंने लिखा, इतना मैंने बोला है। जब आपकी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट गैस रिलीज होती है वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। देखिए हमने सॉल्ट में आपको क्या बताया था कि जब एसिड और बेस, ठीक है ना, दोनों का रिएक्शन होता है, दोनों का जब एक्वस सॉल्यूशन, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो एसिड क्या क्या होता है, डिसोसिएशन होता है H+, और बेस का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है OH- में, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे आपको क्या एक एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता था, सॉल्ट।
प्लस वाटर और कुछ अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज होती थी, जिस इक्वेशन को आप क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, और एनर्जी हीट निकल रही थी, इसलिए आपने उसको क्या कह दिया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है यार, इतना याद है। अब देखिए, अब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये इस प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिएगा। वो तो मैंने सॉल्ट का फॉर्मेशन आपको बताया, लेकिन अगर आपके पास एसिड और बेस दोनों को अगर आप कंबाइन नहीं करते हैं, अगर आप केवल एसिड लेते हैं और साथ के साथ अगर आपने किसी मेटल के, देखिए ये सारे के साथ प्रैक्टिकली किया हुआ चीज़ है आपके लेबोरेटरी में, ठीक है ना भाई, लैब में, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारा एनसीईआरटी का एक एक लाइन में निकाला हूँ। तो जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस। तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने गोल कर रखा है कि किस गैस का रिलीज होता है, ठीक है ना, कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन गैस का भी टेस्टिंग किया जाता है। अब ये भी अगर आपके एग्जाम में देखिए पूछने का तो उम्मीद कम है, लेकिन रेलवे ने पूछा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फिर भी बताऊंगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बताया गया है। जब एनसीईआरटी में जब चीज़ें डिस्कशन हो गई है तो इट मीन्स आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिर भी आता हूँ वहाँ पे। सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जिंक क्या है आपकी एक मेटल है और H2SO4 क्या है आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब मेटल एक एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आपको ZnSO4 मिल गया एक सॉल्ट, और साथ के साथ आपको क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, कैसे कर पा रहे होंगे, SO4 कहाँ से आया होगा, आपका H2SO4 से आया होगा। याद करिए, ये तो अभी छोड़ दीजिए, इसको हाइड करिए, इतना हम हाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से कैसे पता करेंगे सॉल्ट आया होगा, तो एक तो SO4 से आ गया है आपका H2SO4। अब ये जिंक क्या आपका मेटल है, सिंपल सी बात है। तो जब मेटल और जब एसिड कंबाइन करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, आपकी सॉल्ट की फॉर्मेशन। और कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसी प्रकार अगर आप मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, जैसे आपने जिंक को, यही जो आपका मेटल था, जो जिंक था आपका, ये जिंक को आपने क्या किया, एक किसी बेस के साथ आपने रिएक्ट करवा दिया। अगर आपने किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया तो देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन को थोड़ा आप समझ लीजिए। ठीक है भाई, इसकी फॉर्मेशन को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन आप शायद होप्स कई स्टूडेंट इसको समझ भी नहीं पाए होंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या था, बेस था, ठीक है, और मेटल था, दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या था, आपका एसिड था और मेटल दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहा था। तो देखिए पहला मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका इसका मेटल और एसिड का। सबसे पहले मैं मेटल ले रहा हूँ और एसिड। मेटल क्या हो गया आपका, मैं एक जिंक ले लिया, ठीक है भाई, और यहाँ आपका एसिड क्या है, आपका HCl है। देखिएगा यहाँ आपको क्या पता है, आपका फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। एक एक करके अब हम लोग समझते ही चलते एक एक साथ। ठीक है, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए कैसे चीज़ें निकल रही है। हमें पता है कि जब आपका कोई एक मेटल, ठीक है, जब आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यानी ये वाला जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला गया, आपका हाइड्रोजन गैस बन के चला गया। आपका पास बचा क्या, Zn बचा है, और आपका यहाँ से Cl बचा। तो ये आपका क्या बच गया, ZnCl। लेकिन अब देखिए इसकी वैलेंसी का खेला होता है। Zn का पे कितना चार्ज होता है, 2 प्लस हो गया, और Cl पे क्या था, -1, यानी कि -1। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहाँ से आपका इक्वेशन निकल जाएगा, केमिकल फार्मूला ZnCl2। ठीक है, ZnCl2, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैंने यहाँ क्या लिया था, ZnH2SO4, यहाँ मैंने लिया H2SO4, यहाँ मैंने लिया HCl। तो अब इसका, अब आपको ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए Zn, जब जिंक को आपने एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है भाई, तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, आपको पता है एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मेटल है, ठीक है, ये आप कहेंगे कि सर ये तो मेटल हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। ठीक है भाई, H2SO4 ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये बाहर निकल गया। बचता है क्या आपके पास, ये वाला जिंक बच गया, और ये आपका SO4 बच गया। ठीक है ना, ये आपका क्या बच गया, SO4। देखिए ZnSO4। ठीक है, अब इसको और भी डिटेल समझेंगे तो देखिए Zn इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। SO4 कितनी हो जाएगा, -2। तो इसको जब आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका फॉर्मूला वही आता है, ZnSO4। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, +2 -2 इस सब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो परेशान नहीं होना, आप बैच में हैं, आपको एक एक चीज़ समझाया जाएगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तब। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, केमिकल इक्वेशन में चलेंगे, वहाँ समझाएंगे आपको। और एक और एग्जांपल हम आपको जैसे ले लें, तो देखिए जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक मेटल और,
मैग्नीशियम, और मैंने किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया। आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, आपका एक मेटल है। अब नहीं समझ में आ रहा है ये मेटल है कि नहीं है, नॉन मेटल या नहीं है, तो परेशान नहीं होना, नॉन मेटल और मेटल चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अब जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और आप कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा भाई, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन गैस इधर से बाहर निकल गया, बचा क्या आपका Mg बच गया, ठीक है। ये वाला सॉल्ट यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा Mg, और यहाँ से क्या है Cl। यहाँ पे Mg पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज, यहाँ पे कितना -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये गैस क्या बन गया आपका, सॉल्ट बन गया। चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा जो अभी आपको हमने बताया, बेस और मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। जब आपका बेस और मेटल आपस में जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस, साथ के साथ सॉल्ट बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल जो यहाँ दिया, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल को यहाँ समझा देता हूँ ताकि चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ आपको यही दिया हुआ है, बेस और मेटल। तो देखिए ये आपका NaOH क्या है, बेस है, याद आ रहा ना भाई, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या कहता है, HCl H2SO4 HNO3। बाकी जो भी होगा आपका क्या होगा, वीक एसिड। वीक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, जिसमें जो हमें मिनरल, एज ए मिनरल के, मिनरल से जो हमें एसिड मिलती है ना, जो मिनरल क्या होगा, जो अर्थ क्रस्ट से जो, यानी कि धरती के अंदर से जो चीज़ें हम निकालते हैं वही हो गया मिनरल। तो वहाँ से जो हमें एसिड प्राप्त होती है, उस एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की थी भाई। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस में हमने क्या देखा था कि स्ट्रॉन्ग बेस में 3 नाम हमने बताया था। एक आपका क्या था, NaOH, KOH और एक था आपका और क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब आपका बेस और मेटल एक साथ रिएक्ट करता है तो देखिए बेस हम लोग एक ले रहे हैं NaOH, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आपको मैं एग्जांपल लिया इसलिए मैं NaOH लिया, मैं दूसरा लेकर भी आपको बताऊंगा। तो ये आपका बेस हो गया। तो जब आपका बेस आप मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आपका जिंक लिया हूँ इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ जिंक। जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या बनता है, बेस के साथ भी जब मेटल रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ के साथ H2 गैस को बाहर निकालता है। तो ये वाला H2 गैस देखिए बाहर चल जाएगा, इस समझिएगा। अब ये इक्वेशन बहुत स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस बन के। अब बचा क्या है, Na बचा है और ऑक्सीजन बचा और इधर जिंक। तो ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो देखिए इधर क्या मिला आपके पास, इधर सोडियम बचा, ठीक है। ये वाला जो सोडियम, ये सोडियम, ये जिंक क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा, ZnO2, ठीक है ना। जिंक का ये ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए इसकी वैलेंसी अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, +1, और इसकी वैलेंसी लिखेंगे तो क्या होगा, -2। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जो सॉल्ट बना है ये क्या बन जाएगा आपका, Na2ZnO2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा, सोडियम। ये देखिए आपको डायरेक्ट बोल देता है इस प्रकार से, देखिए लिख देता है नाम इसका, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। सोडियम जिंकेट सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा Na2ZnO2। कैसे फॉर्मेशन हुआ, देखिए हमने क्या किया भाई, बेस लिया, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया। बेस था हमारे पास NaOH और जिंक। जब दोनों आपस में कंबाइन रिएक्शन करी तो यहाँ से आपको क्या पता है, आपको मिलेगी सॉल्ट मिलेगी और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन था ये बाहर निकल गया, बचा क्या, NaO और इधर जिंक। ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जिंक ऑक्साइड बना दिया, और ये बच गया सोडियम। सोडियम की वैलेंसी 1 और जिंक ऑक्साइड की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हम लोग तो ये आपका आ गया सोडियम जिंकेट। अब एक और मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई बेस है, ठीक है ना। अब आप कोई भी बेस ले लीजिएगा। अब देखिए कोई बड़ी चीज़ है नहीं भाई, बेस ले लीजिएगा, कोई मेटल के साथ रिएक्ट कर लीजिएगा। KOH ले सकते हैं, COH का होल ट्वाइस ले सकते हैं, NH4OH ले सकते हैं। तो एक बेस लेंगे और एक आप क्या करेंगे, मेटल ले लेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करवा देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और भी आपके एग्जाम में पूछा है कि ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है कब, जब आपका बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है और जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब से एग्जाम में पूछा गया है क्या कि ये जो H2 गैस निकली है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसकी टेस्ट, इस मतलब कि ये वाकई, अब भाई लैब में तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, तब तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन थ्योरेटिकल के हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ ये किस टेस्ट से हमें पता चलता है, तो देखिए एक पॉप साउंड होता है, POP पॉप साउंड। हुआ क्या था देखिएगा, आप जब NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी की है, एक ट्यूब लिया है उन्होंने इस प्रकार से, और हमें क्या पता है हाइड्रोजन गैस जो निकला है कब, जब आपका एसिड और बेस, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो
तो इसमें उसने क्या किया, कोई एसिड ले लिया, मैंने मान लिया एक एसिड ले लिया HCl, और इसमें मैंने मिक्स कर दिया एक मेटल जैसे कि जिंक। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक गैस निकलेगा। ठीक है, ये जो गैस कौन सा गैस होगा, आपका हाइड्रोजन गैस होगा। कौन सा गैस होगा भाई, H2 गैस होगा। अब ये जो H2 गैस है, ये वाकई ये दोनों कंबाइन किया तो यहाँ से वाकई आपका H2 गैस निकला है कि नहीं, तो इसकी टेस्ट करने के लिए क्या किया गया, देखिए ये जो गैस, अभी हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा, लेकिन हमने टेस्ट कर लिया इसलिए हमने बोला H2 गैस, लेकिन अभी इन दोनों को मिलाया तो यहाँ से एक गैस निकला। अब ये गैस को क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब, सॉरी एक डिलीवरी ट्यूब लिया गया। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक फ्रेश फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका कुछ HCl ले लिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका HCl, और इधर आपने क्या किया, कुछ मेटल को डाल दिया, कुछ मेटल नहीं मतलब कोई एक मेटल डाला आपने, इस प्रकार से जिंक को डाल दिया। जैसे ही दोनों कंबाइन करेगा तो अब एक गैस निकलेगा। इस गैस को क्या किया गया, एक डिलीवरी ट्यूब में इस प्रकार से डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर लगाया गया, इस डिस्चार्ज इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से गैस इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर आई, और यहाँ पर क्या किया, एक इस प्रकार से छोटा सा कंटेनर रखा गया जिसमें सॉप सॉल्यूशन लिया गया। ठीक है ना, सॉप सॉल्यूशन मतलब साबुन का एक घोल लिया गया, विलियन लिया गया, और ये गैस इधर से आपकी आई, यहाँ से ये जो दोनों कंबाइन किया तो यहाँ से ये गैस आई, और जब ये सॉप सॉल्यूशन के अंदर आया, ठीक है ना, जब ये गैस सॉप सॉल्यूशन से कंबाइन किया तो यहाँ से कुछ बबल इस प्रकार से निकली। ठीक है, ये जो बबल निकली, जब ये बबल भाई यहाँ से क्या निकला, आपका कोई बबल निकला, सॉप बबल मतलब जैसे कि ये हाइड्रोजन गैस, अभी मैं हाइड्रोजन गैस नहीं नाम लूँगा, यहाँ से एक गैस आया, यहाँ से ये जो गैस आ रहा आपका इस सॉप सॉल्यूशन के अंदर जैसे आता है, तो सॉप आप नहीं देखते हैं, जब सॉप को आप जब मुंह से फूकते होंगे बचपन में तो छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं, उसी प्रकार ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही सॉप सॉल्यूशन में आता है तो छोटे छोटे बबल इस प्रकार से निकले बाहर। तो अब क्या किया गया, यहाँ पर एक कैंडल लिया गया। ठीक है, कैंडल लिया गया, मोमबत्ती लिया गया, और ये मोमबत्ती को जैसे ये छोटे छोटे सॉप सॉल्यूशन का जो बबल बना था उसके पास ले जाया गया, तो एक आवाज़ मिली हमें पॉप साउंड की, POP पॉप साउंड। ये पॉप साउंड अगर आपको सुनने को मिल गया, इट मीन्स यहाँ से जो इस ट्यूब से जो गैस आई, ये गैस कौन सी थी, आपकी H2 गैस। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड मेटल, यानी कि जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करती है, कंबाइन करती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा पॉप साउंड, तो समझ गए कैसे चीज़ें फंक्शन काम की यहाँ पर। उसी प्रकार आपको CO2 गैस का भी टेस्टिंग आपसे पूछेगा, आएंगे उस पर भी। ये दो आपका रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, हमें ये बताइएगा, मेटल एसिड का और बेस एसिड का, यहाँ पे क्लियर है। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट को आप समझ पा रहे हैं, कार्बोनेट कहने का मतलब क्या है, आपका CO3। ठीक है ना, CO3, और आपका एक है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। ठीक है, बस इतना सा चीज़ आप समझिए, अभी एकदम देसी लैंग्वेज में चीज़ें समझिए, ज़्यादा साइंटिफिक हमें नहीं चलना, चीज़ें हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है और चीज़ें हमें समझनी है। तो जब आपने मेटल कार्बोनेट लिया, यानी कि कार्बोनेट CO3, और CO3 किसका, मेटल का, तो आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया यानी कि HCO3, साथ के साथ आपने किसी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, और जब आपने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो आपने क्या देखा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, साथ के साथ वाटर बना, साथ के साथ CO2 गैस बना। क्लियर है भाई, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, साथ के साथ CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये CO2 गैस को भी अभी हम आपको टेस्ट के माध्यम से बता देंगे कैसे टेस्ट किया जाता है। लाइम वाटर टेस्ट होता है वो, ठीक है ना, जिसका कलर मिल्की फॉर्म हो जाता है, साइड रखिए उसको भी। तो मेटल कार्बोनेट, चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल लिया गया है Na2CO3। ठीक है भाई, Na, अब ये देखिए CO3 क्या आपका कार्बोनेट है, एन सोडियम क्या है आपका मेटल है, तो ये क्या हो गया मेटल कार्बोनेट। जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट को जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना आपका, सॉल्ट बना, H2O बना और CO2। तो सबसे पहले H2O लिख लीजिए और CO2। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो CO2 गैस लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कब, जब एसिड मेटल के साथ, बेस मेटल के साथ। लेकिन जब आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, वाटर और साथ के साथ सॉल्ट। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले H2O लिख लिए हम लोग, फिर CO2 गैस लिखिए, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर चल गया, H2O चल गया, तो सॉल्ट क्या बनेगा Na, और यहाँ का Cl यानी कि सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार अब हमने बोला क्या कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और CO2। तो हमने एक ले लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, एसिड के साथ जब ये रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, वाटर प्लस CO2 गैस, और साथ के साथ आप ये देखिएगा ये सोडियम ये क्लोरीन मिल के कंबाइन करके क्या बनाया, सॉल्ट NaCl बना दिया। ठीक है भाई,
सॉल्ट बना दिया, और आपका इधर से आपका CO2 बाहर निकल गया, और ये H और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल करके वाटर फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ एसिड रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस, आपको इक्वेशन दे देगा, कोई भी मेटल कार्बोनेट दे देगा और एसिड एक दे देगा, HCl दे देगा, H2SO4 दे देगा, कुछ भी दे देगा, सॉल्ट लिख देगा उसका, आपको H2O लिख देगा, और यहाँ पे आपको डैश दे देगा कि कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस, O2 गैस, हाइड्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कोई भी गैस। तो याद रखिएगा, कार्बोनेट रहेगा मेटल का कार्बोनेट और एसिड दोनों कंबाइन करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस, CO2 गैस निकलेगी। लेकिन अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है, और इसको भी हम आपको प्रूफ भी करवा देंगे। याद क्या करिएगा, प्रूफ भी कर देंगे। देखिए, मेटल कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है भाई, ठीक है ना भाई, ये जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, प्लस इनको जब अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है भाई, अब ये जब अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको नो रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं, ऐसे रट के चले जाएंगे कि हाँ अब कि जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या दिया, कौन सा गैस, तो CO2 गैस दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ने बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ नो रिएक्शन लिख दिया, बस आप नो रिएक्शन रट के चले गए। लेकिन समझिए सर, इसको भी समझ लीजिए एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए कैसे समझेंगे, मैंने क्या कहा आपको कि मेटल कार्बोनेट आपका, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, CO3, एकदम तोड़ के कोई भी मेटल ले लीजिए, मैंने ले लिया सोडियम का, यानी कि Na2CO3। अब आप ये सोच रहे हैं Na2CO3 कैसे लिखे सर, मेटल सोडियम का तो Na लिखना चाहिए, तो देखिए कैसे लिखे, मेटल सोडियम मैंने लिया, कार्बोनेट क्या होता है CO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये हम आपको समझाएंगे सर, अभी वो टॉपिक आएगा ना जब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन में क्लास, तो समझाएंगे पूरा चीज़। तो ये हमने लिखा Na2CO3। अब ये देखिए मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है आपका, एक सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट ये जो आपका मेटल कार्बोनेट है, ठीक है ना, ये जो आपका है, ये कैसा नेचर का, हमें ये बता सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। तो आप हमें बताएंगे ये सर CO3 कहाँ से आया था आपका, H2CO3 से, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने बता रखा है। और ये Na कहाँ से आया होगा सर, NaOH से आया होगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो ये जो NaOH आया है और ये जो H2CO3 आया, तो ये NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये क्या है आपका, वीक एसिड है। अब हमें ये बताइए, जो स्ट्रांग होता है उसकी सुप्रीमेसी चलती है, यानी ये जो सॉल्ट है आपका Na2CO3, इसकी नेचर कैसी है आपकी, बेसिक नेचर होगी, ठीक है। अब हमें ये बताइए मेटल कार्बोनेट का नेचर कैसे पता चल गया आपको, कैसा पता चला, तो ये बेसिक नेचर का है, यानी कि क्षारीय नेचर का है, ठीक है भाई। अब हमें एक चीज़ और बताइए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में आप हमें इसका नेचर बताइए, कार्बोनेट के बारे में। तो इसको हम पहले लिखते हैं NaHCO3, ठीक है भाई। यहाँ भी क्या है आपका CO3 है और यहाँ भी क्या है आपका सोडियम है। ये कहाँ से सोडियम आया है, वही आपका NaOH से आया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। और CO3 कहाँ से आया आपका, कार्बोनिक एसिड H2CO3 से आया, जो आपका वीक एसिड है। अच्छा देखिए, कार्बोनिक एसिड आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है, जब वाटर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो आपका कार्बोनिक एसिड बनता है। ये वही कार्बन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका, जो आप पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं ना, वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप होता है, और जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन करेगा, आप जब पिए, आपके बॉडी में वाटर से कंबाइन किया तो ये बना दिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये देखिए, ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब सिंपल सी बात है, आप सोचिए कार्बोनिक एसिड आप पी रहे हैं, अगर मैं आपको डायरेक्ट कार्बोनिक एसिड दे दूं हाथ में, तो क्या आप कार्बोनिक एसिड पिएंगे, नहीं। लेकिन आप इनडायरेक्टली कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और साथ के साथ बॉडी में वाटर के साथ जब वो कंबाइन करता है तो आपकी बॉडी में देखिए कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, हालांकि ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं ये, लेकिन हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है भाई, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स कम पीना चाहिए। अब फिर आपके मन में ये आ रहा होगा सर कि सर हम जैसे दूध पीते उसमें भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बहुत सारे फ्रूट खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, उसमें भी एसिड होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए एसिड बॉडी के लिए हमारे लिए हार्मफुल है, कुछ एसिड हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे कि अब हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक है वहाँ से क्या होता है, HCl जो आपका निकलता है एसिड, वो क्या करते हैं, देखिए कुछ कुछ जब आप चीज़ खाना खा रहे होते हैं तो उसमें कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल कर देता है ये एसिड। तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है हर एक एसिड, तो आप फल खाना छोड़ दे, दूध पीना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ये कार्बोनिक एसिड हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी जो हड्डियाँ हैं उसको ये कमज़ोर कर देता है ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसलिए जितना हो सकता है कम करें, पीने चाहिए थोड़ी बहुत पी सकते हैं ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीना हमें, ठीक है। तो अब आइए, ये आपका कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक है, तो नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सुप्रीमेसी किसकी है, स्ट्रॉन्ग बेस की है। तो ये सॉल्ट भी कैसा होगा आपका, बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है भाई। तो ये हमें अब क्या समझ में आया कि जो आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ निचोड़ ही, कि ये आपका मेटल कार्बोनेट, अच्छा हिंदी में क्या लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट को धातु कार्बोनेट, ठीक है ना भाई, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी जो नेचर है, इसकी नेचर कैसी है, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी नेचर कैसी है, बेसिक नेचर की है, ठीक है भाई। इसकी नेचर कैसी है, बेसिक नेचर है, यानी कि क्षारीय दृष्टि की है इसकी, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति की है। अब देखिए, हमने आपको कहा कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने जब एसिड के साथ कंबाइन किया तो आपको क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है भाई। अब आपने यहाँ बोला कि सर हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, दोनों में से किसी एक को अब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये बताइए, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है आपका, कैसे नेचर का, बेसिक है। अब बताइए, बेस को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसी कारण नो रिएक्शन, समझ में आया। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछता है यहाँ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको देखिए, ये मैंने समझा दिया, आप रट रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, अब आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं इस एग्जाम्पल को, कि जो आपका मेटल कार्बोनेट होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसकी प्रवृत्ति यानी कि इसकी नेचर कैसी होती है, तो बेसिक होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रवृत्ति नेचर कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे सर, बेसिक होती है, क्षारीय होती है। क्लियर। अब कैसे होती है मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की नेचर क्षारीय, ये मैंने आपको पूरा प्रूव कर दिया है भाई। अब चलिए हम लोग पांचवें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, एसिड जब आपका मेटल ऑक्साइड से कंबाइन करता है तो क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, एसिड मेटल ऑक्साइड मतलब समझ रहे हैं, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा और मेटल मतलब कोई एक मेटल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए O4 ऑक्सीजन, कॉपर क्या आपका मेटल है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका मेटल ऑक्साइड। देखिए, जब आपका एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आइएगा, देखिए यहाँ हमने ले लिया एक एसिड HCl, मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब आपने इसको देखिए, अभी इस कॉपर ऑक्साइड से पता है, इसके कलर से इस बार रेलवे के ग्रुप डी में बहुत सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे, क्या बताया, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। देखिए, जब एसिड आपने लिया HCl और मेटल ऑक्साइड आपने लिया कॉपर ऑक्साइड, तो अभी रेलवे का बार बार नाम लेने का रीज़न ये नहीं कि वो लेवल बहुत अच्छा पूछता है साइंस। अगर आप रेलवे के लेवल का साइंस तैयार कर लिए आप एक बार ना, तो फिर ना तो आपको BPSC के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ना बिहार CGL की करनी पड़ेगी, ना आपको बिहार दरोगा के लिए करनी पड़ेगी, ना झारखंड सचिवालय, ना झारखंड दरोगा के लिए, ना JPSC के लिए, ना आपको SSC के लिए। तो इस लेवल के रेलवे की साइंस की है, और रेलवे की साइंस का मैं बैच ला रहा हूँ मंडे से। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं, हालांकि ये बैच में भी मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ आपके, जिस हिसाब से मैंने जो बोला उसके ऊपर चीज़ें दें, ताकि देखिए आप में से जो स्टूडेंट आए खुश ही मन से ही जाएं और सिलेक्शन लेके जाए भाई। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड, चलिए ये हमने ले लिया एसिड, ये हो गया मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। अब हमने क्या बोला, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड और जब आपका एसिड दोनों आपस में कंबाइन किया तो क्या बन गया सर, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, CuCl2 प्लस वाटर। अब यहाँ से एक चीज़ का हमें कंक्लूजन करना है। देखिए, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड प्लस सॉल्ट प्लस H2O। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आई है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया सर, कि जो मेटल कार्बोनेट होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रवृत्ति कैसी होती है, यहाँ मैंने बताया है ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अब यहाँ आइएगा, देखिए तीसरा में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये याद रखना है, एकदम याद रखिएगा, CO2 गैस। मेटल एसिड के साथ या मेटल बेस के साथ तब हाइड्रोजन गैस, लेकिन कार्बोनेट ले ले या हाइड्रोजन कार्बोनेट तब कौन सा गैस, CO2 गैस। लेकिन एसिड के साथ में, बेसिक के साथ नेचर में यह क्या होगा, नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि ये खुद ही बेसिक नेचर का होता है।
अब यहीं से हम आपको प्रूव वहाँ किए हैं कि कैसे ये बेसिक नेचर का होता है, ये पूरा मैंने पूरा डाटा दिया। लेकिन क्या आप यहाँ से लॉजिक नहीं लगा सकते? देखिए ये आपका क्या था, एसिड था। एसिड किसके साथ रिएक्ट किया होगा जो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, वाटर बना देगा CO2। तो आपको मैंने बताया था, अगर थोड़ा सा भी अगर ओवरव्यू आपको अगर याद है सॉल्ट का, कि मैंने क्या कहा था, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भैया यही तो बेस होगा, ये क्या है। और मैंने बोला भी इसका नेचर प्रवृत्ति कैसी है, बेसिक नेचर की है। तो समझ में आ गया, क्लियर। अब आइए, तो पांचवा पॉइंट में यहाँ बताया गया क्या कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है, ठीक है ना, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी इधर आपका एसिड और बेस होगा, ये एसिड है और ये फिर यानी कि मेटल ऑक्साइड आपका क्या होगा, इसकी नेचर, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी सर, बेसिक होगी। क्योंकि जब एसिड और बेस मिलेगा तब तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा? तो आपके एग्जाम में यही पूछता है, ये नहीं पूछ के आपको कॉपर ऑक्साइड दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा, मतलब कोई भी ऑक्साइड दे देगा, मेटल कोई भी ऑक्साइड नाम दे, ये मेटल ऑक्साइड नहीं लिखेगा, धात्विक ऑक्साइड नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे देगा, केमिकल फॉर्मूला, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, आपका मेटल ऑक्साइड है। तो ये मेटल ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड के बारे जो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ बार बार, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें, बाई चांस कभी आप एग्जाम दे कोई अच्छे एग्जामिनेशन, तो यहाँ से आपके सवाल ना छूटे आपके भाई। देखिए कॉपर जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बंद करता है तो आपका क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, सॉरी सी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर 2, ये भी 2। अब ये देखिए कैसे होगा, इसका बैलेंस है 2, इसका बैलेंस है क्या हो जाएगा 2, ये दोनों कट जाएगा तो आपका क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा इसका कलर आपको पता है, इसका कलर भी याद रखिएगा, इसका कलर होता है ब्राउन कलर, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो इसकी कलर कैसी बन जाती है, इसकी कलर ब्लैक कलर हो जाती है, हाँ इसकी कलर कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड था आपका, ये कॉपर ऑक्साइड को आपने क्या किया, एसिड के साथ, यही कॉपर ऑक्साइड को अब आपने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। जैसे ही आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपका क्या बना, CuCl2 प्लस वाटर बना। अब ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ये ब्लूइश कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा, ब्लूइश कलर होता है, ठीक है ना, ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, हल्का ब्लू हल्का ग्रीन कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। ये कैसा कलर है, तो आपका ये ब्लैक कलर है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आपका इधर पूछा था। तो ये भाई एसिड हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा, और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है, सॉल्ट है। अगर ये सॉल्ट है, यहाँ एसिड होती है, क्या होगा, बेस ही होगा, सिंपल सी लॉजिक बात है। इसलिए हम बोलते हैं जो मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है भाई। अब आइए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जब आपका बेस, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, छठा पॉइंट, जब आपका बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, जब आपका बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिएगा बेस आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल टाइस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड बोले तो एक ऑक्सीजन होगा और कोई नॉन मेटल होगा, तो देखिए कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है, ठीक है। अब ले लीजिएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या आपका एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। अब ये देखिए सॉल्ट बनाया है, सॉल्ट बनाया है, यहाँ बेस है, इट मीन्स ये बेस किसके साथ रिएक्ट किया होगा, एसिड के साथ। इट मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि सर ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है यानी कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड है, इसका नेचर आपसे एग्जाम में पूछता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है कब, जब बेस ने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है। तो बेस नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है, मतलब बेस ने किसके साथ रिएक्ट किया होगा, एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर, तो आप क्या बताएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अब देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नहीं लिख के लिख देगा CO2, आपको लिख देगा उसके बाद SO2, ठीक है ना, या फिर आपको लिख देगा NO2। तो ये जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसके नेचर कैसे होंगे, आपके एसिडिक इन नेचर होंगे, यानी कैसे होंगे, तो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। तो दो, देखिए यहाँ से आप समराइज कर रहे हैं। अब अंतिम एक और बच गया है, वो इजी है इसलिए इसको पहले मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या बोला, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, POP टेस्ट, साउंड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो
कौन सा गैस करते हैं, सॉरी कौन सा टेस्ट करते हैं, पीओपी साउंड टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ कंबाइन करता है तो कौन सा गैस, तो CO2 गैस। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ मैंने वही लिखा है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। जब आपने एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड करने का मतलब क्या होगा, कोई एक मेटल होगा और साथ के साथ ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया होगा। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपका बनाया कॉपर ऑक्साइड, तो आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बना है, इधर एसिड है, यानी एसिड किसके साथ कंबाइन किया होगा, बेस के साथ, यानी जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, तो ये आपका कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। जो मेटल ऑक्साइड है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अब अंतिम जो हमने देखा, जब आपका बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जब बेस आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, यानी कि ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक बोले तो कोई नॉन मेटल, अच्छा नॉन मेटल और मेटल को हिंदी में पता ना क्या बोलते हैं, मेटल को धातु और नॉन मेटल को धातु, इतना तो आपको पता होगा भाई। तो देखिए जब आपका बेस यानी कि जब आपका क्षार जब अधातु ऑक्साइड से यानी कि अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर बनाता है। अब देखिए ये जो सॉल्ट बना है यहाँ पर बेस किसके साथ रिएक्ट किया होगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा, यानी कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो आप कहेंगे सर एसिडिक इन नेचर की होती है। अब अंतिम वाला जो है आपको याद होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा, और इसको लास्ट में रखा भी जाता है क्योंकि चीज़ें इतनी आगे वाली चीज़ें आपको तभी समझ में आती है, क्योंकि ये अंतिम में रखने का रीज़न ये है कि ये हम आपको पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है भाई। देखिए सातवां वाला क्या है आपका, यहाँ पे ये बोला गया कि जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस हीट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ एसिड में आप क्या हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और वीक एसिड भी हो सकता है, और यहाँ बेस में आपका क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। अब ये जो आप लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्ट का नेचर आप डिसाइड कर लेंगे, ये हमने कल करवा दिया है। तो ये पूरा ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। CO2 टेस्ट एक होता है, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको अभी हम समझाएंगे नहीं। H2 गैस का जो टेस्ट करने के लिए, यानी कि H2 गैस का टेस्ट करने के लिए हम क्या बताएं आपको, POP साउंड होता है, ठीक है ना। कौन सा साउंड, POP साउंड टेस्ट करते हैं हम लोग, POP साउंड टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट करते हैं, POP साउंड टेस्ट करते हैं। और CO2 गैस कंफर्म करने के लिए, हाँ कि ये CO2 गैस कंफर्म हम कर रहे हैं कब, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ कंबाइन करता है तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। बस ये याद रखिए, ठीक है, याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, कैसे होता है इसको भी बता दें, वीडियो बहुत लंबा हो गया। देखिए लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है ना, आपने एक ट्यूब में क्या किया, देखिए आपने एक ट्यूब लिया भाई, देखिए ये आपने एक ट्यूब लिया है, ठीक है। इस ट्यूब में आपने क्या किया है, आपने लाइम वाटर ले लिया, ठीक है ना, एक लाइम वाटर लिया है आपने, लाइम वाटर। लाइम वाटर आपको समझ में आ रहा है क्योंकि पूरा एसिड बेस खत्म हम लोग कर रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इधर से आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने दिया। तो आपने जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया जैसे ही, ठीक है ना, जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया तो ये आपके साथ रिएक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको फॉर्मेशन मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ये एक वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। वाइट प्रिसिपिटेट मतलब समझ रहा, कुछ चीज़ जो समझ रहे हैं, कुछ चीज़ जो बच जाता है भाई, मट्टी को पानी में मिलाओ तो लास्ट में नीचे जो बैठ गया प्रिसिपिटेट बनता है क्योंकि वो पानी में घुला नहीं, तो ये वाइट प्रिसिपिटेट है। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, याद रखिएगा ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्यों, क्योंकि ये वाइट प्रिसिपिटेट होने के कारण। और ये जो है ना इसका कलर कैसा होगा भाई, ये कलर कैसा आ रहा है आपको, वाइट प्रिसिपिटेट कलर आ रहा है, तो ये आपका जो है ना वाइट, जो आपका मिल्की का, आपको वाइट मिल्की, ठीक है ना, वाइट मिल्की आप बोल सकते हैं होता है इसका कलर। रीज़न आप समझ रहे, क्यों, क्योंकि ये जो है ना पानी में ये घुला ही नहीं, अगर ये पानी में घुल जाता तो आपको वाइट मिल्की दिखता नहीं, लेकिन ये पानी में नहीं घुला, क्यों, क्योंकि ये एक वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है जब आपने जब आपने ट्यूब के अंदर लाइम वाटर लिया यानी कि COH का होल ट्वाइस लिया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, पास कराने के दौरान आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है
ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है ना। प्रिसिपिटेट होने के कारण ये क्या है, पानी में ये क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, नहीं होता है पानी में। इसी के कारण जो आपका ये जो लाइम वाटर है भाई, ये जो आपका लाइम वाटर है ना, ये जो आपका लाइम वाटर आपका है, ये लाइम वाटर आपका कैसा चेंज हो जाता है, लाइम वाटर आपका चेंज हो जाता है मिल्की कलर में, ठीक है ना। लाइम वाटर जो चेंज हो जाता है आपका मिल्की कलर में, ठीक है। कैसा, इसका जो लाइम वाटर किस में चेंज होता है, मिल्की में, मिल्की कलर में। तो ये प्रूव कर दिया आपका कि अगर लाइम वाटर का कलर अगर मिल्की कलर में चेंज हो गया तो यहाँ पर आपने कौन सा गैस दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया था, ठीक है। ये प्रूव हुआ। अब फर्दर क्या किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है ना, ये CaCO3 को और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास करा दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सेस। तो जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे, ठीक है ना, तो आपका फॉर्मेशन होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये जो आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होने के कारण ये वाइट कलर क्या होगा, फिर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो मिल्कीनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से लाइम वाटर का जो आपने देखा यहाँ पे कलर आ गया कैसा, मिल्कीनेस। अब ये मिल्कीनेस को हमने दूर करने के लिए क्या किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ और कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया। तो अब आपका फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी मिल्कीनेस क्या होगी, आपको डिसअपियर होते हुए दिखी, ठीक है। ये जो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ CaHCO3 का होल्ट है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है आपका सॉल्युबल है। भाई इतना आपको नहीं जानना है, मैंने ये बताया कि ये CO2 गैस था, कन्फर्म हमने कैसे किया कि जब आपका मेटल कार्बोनेट और जब आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ कंबाइन करता है तो CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर वो CO2 गैस जो आप भाई समझो यार, देखो जब आपने मेटल कार्बोनेट को, मैं लिख नहीं रहा हूँ इतना, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट कहीं लिखा हो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, ACl H2SO किसी के साथ, तो क्या बना होगा, सॉल्ट बना, वाटर प्लस CO2, यही ना हम लोग पढ़े हैं। अभी हमने क्या पढ़ा भाई, देखिए यही पढ़ा हमने, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कंबाइन किया तो सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2 गैस निकला। अब ये CO2 गैस निकला कि नहीं निकला, इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, इस CO2 गैस को हमने क्या किया, इस ट्यूब में, ठीक है ना, इस ट्यूब में पास कराया। इस ट्यूब में हमने क्या ले लिया, लाइम वाटर। जैसे ही हमने पास कराया तो देखा ये लाइम वाटर का कलर जो था मिल्की कलर हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिसिपिटेट कभी वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं। अब वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं तो ये जो वाइट प्रिसिपिटेट आया, इस लाइम वाटर का कलर चेंज कर दिया, कैसा, तो वाइट मिल्की। अब ये वाइट मिल्की अगर फॉर्म कर गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि स्लाइम वाटर का, इट मीन्स आपने कौन सा गैस पास कराया था, CO2 गैस, ये प्रूव हो गया। अब इसका अगर हमने मिल्कीनेस को दूर करनी है तो हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ है, इसको और एक्सेस अमाउंट ऑफ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे और आपका फॉर्मेशन होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका आप ये व्हाइट कलर आप जो यहाँ पर देखें, इसमें व्हाइट कलर ये डिसअपियर हो जाएगा और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर। तो CO2 गैस का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसका चेंज कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर। बाकी ये सब हमने आपको पूरा करवा दिया है। अब अगले क्लास हम लोग चलेंगे, आपका प्रैक्टिस सेशन ये यूट्यूब पर होगा, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे याद रखिएगा प्रैक्टिस सेशन, वेडनेसडे थर्सडे मैथ और फिर फ्राइडे आपका रीजनिंग।